अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सच बात में आपको खुशामदीद और मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से ऊँट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो एक क्योस सा पैदा हो गया है और समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 14 मई की तारीख जो है वो करीब ही है और इस हवाले से आज भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से अहम समात हुई। इससे पहले गुज़श्ता समात में जो है अदालत ने तमाम फरीकैन को उनसे तहरीरी जवाब तलब किया था और नोटिस जितनी भी कार्रवाई हुई थी उस हवाले से भी रिकॉर्ड तलब किया गया था। आज जब समात हुई तो उसके जो अहम नकात थे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपकी ये मंतक समझ से बाहर है कि फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा क्यों है, क्योंकि जब ये समात हुई थी तो वफाकी हुकूमत की जानिब से बाकायदा एक दरख्वास्त दायर की गई थी और कहा गया था कि इस केस को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर किया जाए और जो अटॉर्नी जनरल थे मंसूर उस्मान साहब, उन्होंने भी यही इस्तदा की थी। फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह सवाल किया कि क्या ऐसी कानून साजी के इख्तियारात हैं या नहीं, तरमीम का सवाल नहीं है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने बहुत अहम चीज़ पॉइंट था उनका कि उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 191 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है। फिर हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खिताब किया था और उन्होंने कहा था कि हमें ये कहा जा रहा है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारा इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। फैसला हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाए, कोई एक वे फॉरवर्ड निकल आए। अगर नहीं होता कुछ तो फिर हमारा जो वर्डिक है 14 मई वाला वो मौजूद है और आइन कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाने चाहिए। 90 रोज़, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। फिर हमने देखा कि पीटीआई दूसरी जानिब जो है वो अगर 90 रोज़ में 14 मई को इंतखाबात नहीं होते तो पीटीआई ने सड़कों पर आने का भी ऐलान कर दिया है। बुध से वो अपने जलसों का आगाज़ करेंगे, इतवार तक। और फिर हमने देखा कि जावेद लतीफ़ जो है उन्होंने भी बिल के हवाले से बड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो इल्ज़ामात लगाते हैं उस हवाले से कोई भी आवाज़ नहीं उठाई जाती। अब ऐसे में बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं। अपने पैनल का इंट्रोडक्शन अगर मैं कराऊं तो हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। आरिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप लॉ एक्सपर्ट हैं। और तरीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप सीनियर एनालिस्ट हैं। स्टूडियो में आप ज्वाइन करें। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तरीन साहब, अब सवाल भी कुछ इसी तरह है कि अगर हुकूमत 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं कराती 14 मई को जो कि इतवार को है और जो सारे सिनेरियो भी है, आपको लगता है कि क्या हुकूमत आइन शिकनी की मुर्तकिब हो जाएगी? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो बात है ना 90 रोज़ वाली, ये तो अब मुमकिन नहीं रही, क्योंकि कोर्ट ने भी जो 14 मई का कहा था उसमें वो 90 रोज़ वाली बात ख़त्म हो गई थी। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे आने वाले दिनों में हमारा मुल्क जो है वो कोई और आइनी क्राइसिस की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों जानिब से, एक जानिब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है वो सबसे बालादस्त इदारा है, वो आइन बना सकता है, आइन में तरमीम कर सकता है, उसकी बात नहीं मानी जा रही। दूसरी तरफ सामने हमारी अदालत है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसकी जानिब से जो फैसले हो रहे हैं ऐसे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उस पर अमल दरामद कराने के लिए हुकूमत जो है वो तैयार नहीं है बिल्कुल। और 14 मई की जो आपने बात की, मुझे नहीं लगता कि 14 मई को कोई इलेक्शन हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि क्राइसिस आने वाले दिनों में और ज़्यादा, बहरान जो है वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, मुश्किलात और बढ़ेंगी। बदकिस्मती ये है कि लोग गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई की वजह से परेशान हैं, लेकिन हमारा हुक्मरान तबका जो है वो कोई एक नया खेल इस मुल्क में शुरू कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ, आज तक मैंने ये देखा है, पाकिस्तान में सबसे ताकतवर आदमी तो जो था वज़ीर-ए-आज़म, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी जब तहरीक शुरू हुई तो उसका अंजाम फिर जो है वो कोई अच्छा नहीं निकला था। फिर 10 साल के लिए कोई इलेक्शन नहीं हुए थे। तरीन साहब, मुज़ाकरात के हवाले से भी तो 3 नशिस्तें हुई थी। अब दोनों जानिब से ये तो कहा जा रहा था कि इत्तेफाक हुआ है मुज़ाकरात के हवाले से कि जो इलेक्शंस हैं वो एक ही पूरे मुल्क में एक ही दफ़ा हो जाएं, लेकिन इस चीज़ पर इत्तेफाक नहीं हुआ। ना ही अपोजिशन और ना ही हुकूमत की जानिब से, ना ही कोई एक स्टेप आगे जा रहा है, ना ही कोई एक स्टेप पीछे आ रहा है। तो जो मुज़ाकरात हुए फिर वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं? देखें, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तलखी थी ना, वो तलखी की 2-4 नशिस्तों में काम नहीं हो सकती थी। मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए थे और बातचीत जारी रहनी चाहिए थी और कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेना चाहिए था। हुकूमत को भी थोड़ा सा पीछे आ जाना चाहिए था अक्टूबर से, और पीटीआई जो है उसको भी थोड़ा सा मई से आगे चला जाना चाहिए था। कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेना चाहिए था। लेकिन जब पॉलिटिकल लीडरशिप नाकाम होती है तो उसके फिर तबाहकुन नताइज पैदा होते हैं और बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि हमारी जो सियासी क़यादत है वो अपने मसाइल हल करने में नाकाम हो रही है और उनके जो मसले
मसले मसाइल हैं वो कभी अदालतों में जा रहे हैं, कभी कहीं और जा रहे हैं, जिसके नताइज ना पाकिस्तान के लिए, ना जमहूरियत के लिए और ना आइन के लिए अच्छे निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, आप समझते हैं कोई वे फॉरवर्ड निकल सकता था। आरिफ चौधरी साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि अब इंतखाबात जो प्रैक्टिकली होते हुए नजर नहीं आ रहे, तरीन साहब ने भी यही कहा है, तो फिर हुकूमत आइन शिकने की मुर्तकब होगी? और दूसरा ये भी आप मुझे बताइएगा, जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का कहना था कि आइन के आर्टिकल 191 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है, इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाइएगा कि आर्टिकल 191 बेसिकली कहता क्या है? यह है कि आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को है कि वो अपने खुद बनाए, और ये जो कोशिश की जा रही है, बज़ाहिर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हम बनाने लगे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के बनाते हुए आर्टिकल 184 की है उसकी उस तरकीब की जा रही है, उसके अंदर तहरीफ की जा रही है, और वो चीज़ें जो उसके अंदर मौजूद नहीं है वो शामिल की जा रही हैं। तो ये बुनियादी तौर पर आइन से मुस्तदम कानून साज है। इस कानून किसी तौर पर भी आइन जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। दुनिया भर में ये मशहूर है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ लॉ आता है उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। अब बड़ी बात ये होती है कि तासुर किया जाता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट जिद में पड़ी हुई है और वो कोई पार्लियामेंट के साथ हाथ राई का नहीं है। बात ऐसी है नहीं। बात ये है कि, और दूसरी बात ये साथ साथ में आप इसका भी दूंगा, जो 14 वाली मई को इलेक्शन इसलिए वो 90 डेज से बात आगे निकल गई। 90 डेज की बात निकालने वाले जो है वो है जो इस वक्त इक़्तिदार पे बराजमान है, और उन्होंने तय कर रखा है कि एक दफा ये फार्मूला तय हो जाए कि इलेक्शन जो है वो आइन में दी हुई मुद्दत से आगे निकल सकते हैं, तो फिर उनके लिए रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। वरना बात बड़ी आसान थी, और ये जो 90 डेज की बात थी इसके अंदर इसीलिए तब्दीली की गई थी कि 90 डेज का हुक्म देने के बाद जब तक वो 30 दी गई उस पर इलेक्शन नहीं कर पाए गए, और इलेक्शन कमीशन चूंकि बाकायदा एक पार्टी बना हुआ है और वो बाकायदा जब हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट है इसके साथ मिला हुआ है, इसने इलेक्शन उसने जितना वक्त जाया किया उसके वो वो दिन जो थे वो ऐड कर दिए उन्होंने कि इसलिए 14 तारीख मुकर्रर की। इस वक्त सूरत हाल है कि बाकायदा आदम की सूरत हाल नजर आ रही है, लेकिन इसकी बुनियादी जिम्मेदारी उस फरीक है जिसे क्या मैंने अभी नहीं मुकम्मल किया, ठीक होगा, जिसने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करना है, और वो अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करता तो वो आइन सीखने का मुर्तकब होता है, और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसका पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। पार्लियामेंट का तो वो सहारा लेने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आप समझते हैं कि हुकूमत आइन शिकने की मुर्तकब होगी। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी पॉइंट इस पर जानना चाहूंगी। दूसरा, आप मुझे ये भी बताइएगा कि अब आज से लेकर 14 मई तक का वक्त और उसके बाद आने वाला वक्त कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि भूल जाए कि 14 मई को अब तो सिर्फ 5-6 दिन रह गए, तो इलेक्शन क्या होने हैं 14 मई को पंजाब में। आइन शिकनी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की ज़बरदस्त डिफाइंस वो हो चुकी है, महाज रही है बड़ी सख्त बिटवीन पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, जिससे पाकिस्तान के मैं देखता हूँ कि इंटरनल जो मामला हैं बहुत गैर मुस्तहकम हो चुके हैं। मैं तो आज हैरान था ये सुन के कि जनाब हमारे जो मोहतरम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज साहब हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ इदारों से डिटेल दे दी है, पता उनका ज़ाती डेटा, उनके टैक्स का डेटा, उनकी एसेट्स का डेटा वगैरह वगैरह। तो ये देख रहे ये मामला किस तरह और कशीदगी जो है वो पैदा होगी और तलखियाँ जो है वो पैदा होगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये है कि कल चीफ जस्टिस साहब ने जो लाहौर में तकरीर की थी, ही इज़ वेरी क्लियर कि ठीक है उन्होंने टाइम दिया कि अगर ये हमारे पॉलिटिकल पार्टी बैठ के को कंसेंसस बना लेती हैं अपना मिडिल सोल्यूशन के बारे में, और एक दिन इलेक्शन के ऊपर अगर उनमें आपस में मसला हल हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर कोई इतराज नहीं होगी। वो 90 दिन वाला वो सब मामला वो तो हो चुका, आइन शिकनी हो चुकी उसके बारे में, तो वो भी नहीं हुआ।
जो पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो तो आप देखिए पिछले चंद दिनों से वो लंदन में बैठे हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी बाहर चले गए, ठीक है ना जी। सो लगता यह है कि वो सीरियसनेस जो है, मुज़ाकरात भी फेल हो गए, वो सीरियसनेस जो है वो नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात अब समझने वाली है, आज मैं सुन रहा था और बिल्कुल मैंने ट्वीट भी किया, जनाब ये IMF जो है वो मजीद ऐसी कंडीशन लगा रहा है कि मेरा ख्याल है हमें IMF के प्रोजेक्ट को अबेंडन कर देना चाहिए, ठीक है ना जी, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और बहुत फाइनेंशियली हमें गैर मुस्तहकम किया और एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की पाकिस्तान में, जो कि पहले कभी नहीं हुई। लेकिन एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट को आपको ज़हन में रखना, उसको लिंक करें विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, वो यह है कि आर्मी चीफ जब चीन गए हैं। जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। आप ये समझते हैं कि आइन शिकनी हो चुकी है, सीरियसनेस नहीं है। आज सवाल भी यही था जिस पर अवामी राय हमारे सामने आई है कि आइनी तौर पर हमारे पास 90 दिन में इलेक्शंस कराने के सिवा कोई रास्ता नहीं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ऐसा कहा, अगर हुकूमत 90 रोज़ में इलेक्शंस नहीं कराती तो क्या हुकूमत आइन शिकनी की मुर्तकिब होगी, जिसका हाँ में जवाब 56% और नहीं में 44% आया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अब 14 मई की तारीख बिल्कुल नज़दीक है और क्या होने जा रहा है, कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिएगा। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है। ओके, देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि CPEC रिवाइटलाइज होने जा रहा है, फैसले हो गए, बड़ी हैवी चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो लिहाजा चाइनीज भी ये इंडिकेट करें कि जनाब पाकिस्तान में आप हालात को नॉर्मलाइज करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें यह हमारे इंटरेस्ट में है, हमारे इंटरेस्ट में है कि IMF ने तो हमें डिच कर दिया कि हम आप इस तरफ जाएं कि हमारी एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो ताकि मामला आगे ठीक चलें। और दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने लाहौर में जो कल कहा है, इसका मुझे ये लग रहा है कि वो फाइनल स्टेज में जा रहे हैं, वो फिर थोड़ा दिन और दे देंगे, 2-3 हफ्ते, ये जो ईद के हॉलीडेज मुज़ाकरात के टाइम जो गुजरा है। लेकिन उन्होंने फिर और गवर्नमेंट ने, मेरा नहीं ख्याल है कि उन्हें मानना है, वो तो बिल्कुल डिफाइंस के बोर्ड में है, तो फिर आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस ने अपना माइंड दे दिया है, जो आइन शिकनी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट के को डिफाइंस शो किए गए, मेरा ख्याल उस पर फिर बुक और कानून के मुताबिक जो वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं फिर आपको बात बता रहा हूँ कि अब पाकिस्तान में CPEC की रिवाइवल, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, उसके लिए भी हम पे लाजिम हो गया कि हम पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, चाहे इलेक्शन के थ्रू लेके आए, एज सून एज पॉसिबल एक अच्छी स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, क्रेडिबल गवर्नमेंट हो, ताकि चाइनीज भी परेशान ना हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी परेशान ना हो। सऊदी भी कह रहे कि जनाब आप अपने हालात को पुट योर हाउस इन ऑर्डर। तो अभी मेरा ख्याल है ये लैतो लाल नहीं चलेगा, अब फैसलों का वक्त आने वाला है। ठीक है, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की। जी ठीक है, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हुए कल। गैर सरकारी गैर खत्मी नताज का सिलसिला अभी भी जारी है। 11 यूसेस में से 7 पर पीपल्स पार्टी और 4 पर जमात इस्लामी जीती है। अगर पार्टी पोजीशन वाजे करूँ मैं, तो पीपल्स पार्टी 246 यूसी नशिस्तों में से 97 जीत कर पहले नंबर पर है, जबकि जमात इस्लामी 86 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर और PTI 42 सीट्स के साथ थर्ड नंबर पर है, जबकि MQM ने बाइकआउट भी किया हुआ था। अब ऐसे में सवाल भी कुछ इसी तरह है हमारा। तरीन साहब, आपसे इस सवाल का मैं जवाब जानना चाहूंगी कि जमात इस्लामी कराची की मेयरशिप के लिए PTI से इत्तेहाद करेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती होगी कराची के अवाम के लिए अगर PTI और जमात इस्लामी मिल के इत्तेहाद करके कोई अपना मेयर बना लेती हैं या अपना नाज़म बना लेती हैं। ये मेरे ख्याल में एक कराची के अवाम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इसकी वजह यह है कि सूबाई हुकूमत जो है वो फिर पीपल्स पार्टी की होगी, फिर वो एक नई महाज़ाराई चाल निकलेगी, तो अवाम की बेहतरी के लिए कोई इकदाम नहीं हो सकेंगे। मेरा ख्याल ये है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। जमात इस्लामी वाले बहुत विजन रखने वाले लोग हैं, वो समझते हैं, कराची की सियासत को समझते हैं, और कराची में जमात इस्लामी एक ज़माने में बहुत नुमायाँ थी, बल्कि भुट्टो साहब का जब अरूज था तो उस वक्त भी कराची से जमात इस्लामी जो है वो जीती थी। जमात इस्लामी का बड़ा रोल है, कराची के लोग उनका बड़ा दरमियान में ज़ियाउल हक आया तो ज़ियाउल हक ने अपनी मर्जी से फिर जो MQM तैयार कराई और कराची उनके हवाले कर दिया, फिर उसके तबाहकुन नताइज आज तक हम भुगत रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी, अगर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिल के इत्तेहाद करेंगे
तो ये कराची के अवाम के लिए फ़ायदा होगा। सर, फिर मेयर पर मसला नहीं हो जाएगा अगर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, फिर मेयर किसका होगा? देखें, बात यह है कि जिसके पास अक्सरियत होगी मेयर तो उसी को होता है। यहाँ वज़ीर आज़म किसका था आप देखें ना, जो वज़ीर आज़म उसी का था कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने बहुत पहले नून लीग को ये कह दिया था। नून लीग ने जब ये कहा कि जी आप किसी को ले आए वज़ीर आज़म, तो उन्होंने कहा नहीं, वज़ीर आज़म नून लीग का होगा। जिसके पास ऐवान में अक्सरियत होती है, वज़ीर आज़म भी उसी को होता है, नाज़म भी उसी को होता है, मेयर भी उसी का होता है। तो मैं समझता हूँ डिप्टी मेयर पर यह बात कर सकते हैं। लेकिन अगर जमात इस्लामी ने PTI से किया तो फिर मसाइल वही होंगे कि वो कहेंगे सूबाई हुकूमत है, फंड्स नहीं दे रही, अवाम के लिए ये मसाइल हो रहे हैं, ये मसाइल हो रहे हैं, हमें अख्तियारात नहीं मिल रहे। तो फिर वो मामला जो हैं उलझे रहेंगे, मसाइल लोगों के हल नहीं होंगे, गरीब आदमी बहुत मुश्किलात का शिकार है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर इस तरह हो गया तो मसाइल बढ़ जाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के करीब आएगा तो हो सकता है कि शायद कराची के अवाम के लिए कोई बेहतरी हो। ठीक हो गया। आरिफ चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, जमात इस्लामी कराची की मेयरशिप के लिए PTI से इत्तेहाद कर लेगी? बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि सिराजुल हक साहब की जो मुलाकात हुई है और उसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी पेशरफ्त हुई है। और इस मामले में ये जो कहा जा रहा है ना कि जी गरीब आवाम के मसाइल उस वक्त हल होंगे जब यानी पीपल्स पार्टी का मेयर होगा, तो मैं नहीं समझता कि गरीब आवाम के मसाइल का हल इसमें है। बात यह है कि अभी जो गरीब आवाम के मसाइल का हल हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर, वही हल हमें हर जगह नजर आ रहा है। बात सिर्फ ये है कि ये दुनिया भर में बल्दियाती इदारों का जरूरी नहीं है कि उसी पार्टी के साथ हो जो पार्टी जो है वो सूबे में हुकूमत कर रही है, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि इनकी जो कारकर्दगी है जमात इस्लामी की वो बड़ी ज़बरदस्त रही है। इनके मेयर बड़े ठीक रहे, रहमतुल्लाह साहब सबको याद आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह अगर उनके साथ PTI का इत्तेहाद हो जाता है तो ये बहुत बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। दूसरी बात यह है कि इसके गैर फितरी इत्तेहाद होगा पीपल्स पार्टी का और जमात इस्लामी का, ये चांसेस हो नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि वो जमात इस्लामी कह रही है जी कि हमारे साथ धांधली हुई है और हमारी बहुत सारी सीटें जो है वो हमसे छीन ली गई है। तो उनका फर्क बहुत मामूली है। तो मामूली फर्क के साथ जमात इस्लामी जो है वो क्यों जाके अपनी मेयर की सीट लेगी? तो इधर अगर वो आती है तो यहाँ उन्हें मेयर की सीट मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा चांसेस जो है, मुझे अवाम के मफाद का तो नहीं समझ आ रही, तरीन साहब बेहतर तौर पर जानते हैं, लेकिन मुझे जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि अगले आने वाले दिनों में जमात इस्लामी का साथ चाहिए PTI को अपने साथ के लिए, तो उनके चांसेस ज्यादा नजर। ठीक है, आप समझते हैं अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं? दूसरा इस हवाले से भी बताइएगा कि MQM ने भी बायकॉट किया है, तो MQM को अब जनरल इलेक्शंस में नुकसान हो सकता है? देखिए, जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, मैं तो उनको उस तरह की पॉलिटिकल फोर्स कराची में समझता ही नहीं। MQM वो नहीं रही जो आज से कुछ अर्सा पहले होती थी। आप देखें कि 21 सीटें हैं या 20 सीटें नेशनल असेंबली की कराची से, तो पिछले इलेक्शन में उनकी 7 सीटें आई, बाकी 1-2 पीपल्स पार्टी ने ली, बाकी PTI लेगी। तो MQM तो वो उनका रोल ऐसा रहा कि कराची के अवाम, मेरी नज़र में कराची के अवाम अब MQM की तरफ जो है उनकी वो के लिए अट्रैक्शन नहीं है, वो जा रहे हैं। जारी बात है, जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी डन वेल इन दी कराची में ये जो इलेक्शन में बेशक रिगिंग धांधली के इल्जामात हैं वो एक अलग बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी इज डन वेल। और फिर जारी बात है जमात इस्लामी और PTI नंबर 3 है। मैं ये समझता हूँ कि जो नेशनल अलायंस है, बिल्कुल आरिफ चौधरी साहब सही फरमा रहे हैं, वो PTI और जमात इस्लामी का ही है। इसमें हो सकता है कि PTI जो है वो उनको जमहूरी तरीके से कि जनाब आपकी सीटें ज्यादा हैं तो आप अपना मेयर लें वगैरह लाइक दैट, तो वो ज्यादा मुझे लग रहा है। बेशक ठीक है कि वो अपना पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, वो उनके लिए फंड्स के मसाइल वो तमाम चीजें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर ये जमहूरी प्रोसेस इसमें ये चीजें तो चलती हैं। बट MQM को आप फॉर दैट मैटर आप राइट ऑफ करें। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि आने वाले इलेक्शन में जब भी होंगे, आई डोंट रेट MQM वेरी हाई लोकल इलेक्शन में, अपना सिंध असेंबली के इलेक्शन में अभी हालांकि उनकी अच्छी पोजीशन है, लेकिन PTI के बाहर है। तो PTI जो है डिपेंड करता है कि कितना ये PTI और जमात इस्लामी मजीद कितना अपनी कैंपेनिंग करते हैं अगले इलेक्शन के लिए, तो ये अब देखना। बट MQM को आपसे कोई उम्मीद मुझे नहीं। ठीक हो गया। एनालिस्ट की राय तो आपने जानी है। सोशल मीडिया के लिए भी सवाल यही था कि क्या जमात इस्लामी कराची की मेयरशिप के लिए PTI से इत्तेहाद करेगी, जिसमें अवामी राय जो हमारे पास आई है हाँ में 63%,
नहीं में 38% आई है। ब्रेक का वक्त हुआ है, साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की जानिब। इस्लामाबाद में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सहफरीकी इजलास हुआ है। हफ्ते के रोज मकसद ये था कि सियासी और तजारती ताल्लुकात और इलाकाई राब्तों को फरोग देना है। ऐसे में अब सवाल भी कुछ इस तरह अपने पैनल के सामने रखेंगे कि क्या अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के मसाइल के लिए पाकिस्तान के साथ चलने में वो संजीदा भी है या नहीं। आरिफ चौधरी साहब, वहाँ जो असर है अफगानिस्तान में वो क्या बढ़ रहा है, हालांकि बोलते थे कि हम नहीं ये है कि हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट खासतौर पर हमारे उन्होंने हर जगह के दौरे इसको नजरअंदाजी अफगानिस्तान वो प्राप्ति नहीं है जैसे वहाँ अफगानिस्तान होने वाली तब्दीली तो इसलिए हमें अपनी पार्टी पर हल्के तौर पर करना चाहिए। और जो तहरीक तालिबान वाली बात है तौर पर वो हमारे अंदर ठीक है, जो बाहर की सपोर्ट ठीक है, ठीक है। आरिफ चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ गया, वक्त की कमी है। मैं सिर्फ जो है वो मेन कमेंट जानना चाहती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं? ऐसे इस तरह की बातें तो की जाती हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता। आपको लगता है कि अब अफगानिस्तान जो है वो वाकई संजीदा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर चलेगा? देखिए, वेरी क्विकली चीन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब सऊदी अरेबिया और ईरान को उन्होंने आपस में मुफाहमत कराई, मसालत की, और यमन की जंग खत्म होने जा रही है। मैं समझता हूँ अफगानिस्तान और चीन के फॉरेन मिनिस्टर जो इस्लामाबाद में आए हैं और यहाँ जो बातचीत हुई है, जो फैसले हुए हैं, अफगानिस्तान बिल्कुल ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हो रही है, अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, मेरा ख्याल अफगानिस्तान बिल्कुल कोऑपरेट करेगा। चीन मैदान में आ गया, चीन चाहता है इस इलाके में स्टेबिलिटी हो, अफगानिस्तान को CPEC में शामिल किया जा रहा है। अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर चीन जो है वहाँ पे मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, लिथियम के लिए $10 अरब की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो मेरा और जो कनेक्टिविटी है रूस से सेंट्रल एशिया टू पाकिस्तान वाया CPEC, उसकी कामयाबी जो है वो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी है और ये दहशतगर्दी खत्म करना, मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस रीजन में। और चीन इज द मेन प्लेयर जो ये सब चीज कर रहा है। चीन तो अब एक सुपर पावर है, इकोनॉमिक ग्लोबल पावर है। और आप देखें कि हमारा जो रूस से तेल आ रहा है, जो खबर मैं अखबार की दे रहा हूँ कि उसकी जो LCB खुल रही है वो भी युआन से खुल रही है, युआन की डॉलर में नहीं खुल रही है। तो अभी आप देखेंगे बहुत भरपूर तरीके से चीन मैदान में उतरा है इस इलाके के अंदर। ठीक है, आप समझते हैं अहम डेवलपमेंट है। तरीन साहब को एक कमेंट कीजिएगा, आपकी क्या राय है? मैं ये समझता हूँ कि तालिबान की लीडरशिप को एक बात समझ आ गई है कि वो दुनिया से कट कर, दुनिया से तन्हा होकर कुछ नहीं कर सकते। दुनिया से कट जाएंगे तो पसमानदा हो जाएंगे, उनकी कौम पीछे रह जाएगी। वो उनको ये बात समझ आ गई है कि अब दुनिया के साथ मिलकर, खित्ते के साथ मिलकर हमें तरक्की के अमल में शामिल होना होगा, इसीलिए वो शामिल हो रहे हैं। और चाइना इस हवाले से बहुत बड़ा रोल कर रहा है। अगर तालिबान हमारे साथ मिल के चलेंगे तो उनके भी मसाइल हल होंगे, हमारे भी मसाइल हल होंगे। आप समझते हैं कि मिलकर आगे चलना चाहिए। सवाल भी यही था कि क्या अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत सियासी, मुआशी, अस्करी मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के साथ चलने में संजीदा है, जिसका हाँ में जवाब 95% और नहीं में सिर्फ 5% आया है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल फिर हाजिर होंगे नए इश्यूज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।